हेलो एवरीवन, सेल साइकिल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा सेल साइकिल रेगुलेशन पर या रेगुलेटरी प्रोटीन। बेसिकली किस पे बेस्ड होगा? रेगुलेशन पार्ट पे। रेगुलेशन पार्ट में कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है वो हम देखेंगे कि साइक्लिन्स क्या होती है, सीडीकेस क्या होती है। दो टर्मिनोलॉजी हमने देखी। आज का पूरा वीडियो बेस्ड होगा साइक्लिन्स और सीडीके पे, साइक्लिन्स एंड सीडीकेस। आज का पूरा वीडियो किस पे बेस्ड होगा? साइक्लिन्स और सीडीकेस पे, कि साइक्लिन्स क्या होते हैं, सीडीकेस क्या होते हैं। अभी तक हमने हमारे पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक ऑफ सेल साइकिल क्या होता है, G1 फेज क्या होती है, G2 फेज क्या होती है, S फेज क्या होती है, M फेज क्या होती है, बेसिक सिक्वेंशियल मैनर क्या होता है उसका, किस पाथवे में चलेगी वो, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा सेल की हर फेजेस में। ये सब हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी वो वीडियो ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक शेयर की गई है, आप बिल्कुल वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक पार्ट है वो, सेल साइकिल का क्या है, बिल्कुल बेसिक पार्ट। आज हम थोड़े से हायर लेवल पे चलेंगे, सेल साइकिल का वो पार्ट जहां से क्वेश्चंस टारगेट होते हैं, साइक्लिन्स और सीडीकेस। ठीक है, ओवरऑल पूरा सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट साइक्लिन और सीडीके क्या है, वो प्रोटीन्स है। हमने देखा था कि हमने सेल साइकिल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंटरफेज और एम फेज। दो टाइप की फेजेस देखे थे, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को फिर हमने डिवाइड किया था किसमें? इंटरफेस को G1, S और G2 में। सीक्वेंस यही होगा आपका, G1, S और G2 फेज। और ये क्या थी आपकी? M फेज, जिसको हमने डिवाइड किया था मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस होती है पहले, और लास्ट में क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। डिफरेंट पार्ट्स में हमने देखा था। हमने एक बात और देखी थी लास्ट वीडियो में कि जब सेल हर स्टेप्स में जाएगी तो हर स्टेप्स की एक रेगुलेटरी प्रोटीन होगी जो उस सेल को उस टारगेट फेज में प्रोटीन बनाने में या न्यूट्रिएंट्स में या किसी भी एंजाइम के एक्टिवेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, वो प्रोटीन्स क्या होंगी आपकी? साइक्लिन्स और सीडीकेस। सीडीके क्या होते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। सीडीके का क्या मतलब होता है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, वो काइनेज एंजाइम जो साइक्लिन पे डिपेंड हो। मतलब प्रीवियसली मोस्ट पहले क्या रोल प्ले करेगा? साइक्लिन रोल प्ले करेगा। सीडीकेस तो तब आएंगे जब साइक्लिन ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुके होंगे। साइक्लिन्स क्या होती है? स्टार्ट करते हैं। साइक्लिन और सीडीके दोनों क्या है? बेसिकली आपके सेल साइकिल को रेगुलेट करती है। एक रेगुलेटरी पार्ट है तो दूसरा कैटालिटिक पार्ट है, जो सेल साइकिल को क्या करता है? रेगुलेट करेगा या कैटालिसिस करेगा कि हाँ सेल साइकिल को आगे मूव करना है या नहीं मूव करना है। हर फेज का ध्यान से समझिएगा, बहुत स्टेप बाय स्टेप, जहां भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हर फेज का अपना साइक्लिन और अपना सीडीके होगा। सपोज G1 में सेल एंटर कर रही है तो G1 का अपना साइक्लिन होगा, अपना सीडीकेज होंगे। S फेज में सेल जा रही है तो S फेज का अपना साइक्लिन होगा, डिफरेंट, अपना सीडीके होगा। G2 का अपना साइक्लिन सीडीके, M फेज का अपना साइक्लिन और सीडीके होगा। मतलब हर सेल का साइक्लिन अपने अपने होंगे। किसी भी दूसरे G1 का साइक्लिन S में वर्क नहीं करेगा, S का साइक्लिन G2 में वर्क नहीं करेगा। जिसका होगा वो उसी में वर्क करेगा, उसी में अपनी कैटेगरी या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेगा। ठीक है, साइक्लिन्स को कहा जाता है बेसिकली, साइक्लिन और सीडीकेस में कौन कौन से कहाँ होंगे ध्यान रखिएगा। G1 फेज, G1S ट्रांजिशन फेज, S फेज और M फेज। सबके पहले साइक्लिन देखते हैं क्या होंगे। साइक्लिन्स साइक्लिन D किसका होगा? G1 फेज का। साइक्लिन E G1S ट्रांजिशन फेज का। साइक्लिन A S फेज का। और साइक्लिन B M फेज का। ओके, साइक्लिन D E A B। सीडीकेस की बात करती है तो सीडीकेस क्या क्या कौन कौन से टाइप के होंगे? सीडीके 4-6 किसका होगा? साइक्लिन G1 फेज का। सीडीके 4-6 कहाँ का होगा? G1 फेज का। सीडीके 2 S फेज, G1S ट्रांजिशन फेज का। सीडीके 2 कहाँ का होगा? S फेज का। और सीडीके 1 माइटोसिस फेज का या M फेज का। तो हर फेज के अपने साइक्लिन्स हो गए, अपने सीडीके हो गए। साइक्लिन D, साइक्लिन सीडीके 4-6, ये कहाँ जाएगा? बेसिकली G1 फेज में। मतलब इस फेज की बात करेंगे तो साइक्लिन D
साइक्लिन डी और CDK क्या होगा आपका 4 6। G1 फेज, G1 इज ट्रांजिशन फेज, मतलब ये इंटरमीडिएट वाला पार्ट जहाँ पर सेल क्या करेगी, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी। तो ये ट्रांजिशन फेज में क्या होगा आपका साइक्लिन E और CDK 2। ठीक है, S फेज का साइक्लिन कौन होगा, S फेज का साइक्लिन होगा साइक्लिन A और CDK 2। M फेज का साइक्लिन कौन होगा, साइक्लिन B और CDK 1। जब तक CDK से साइक्लिन बाइंड नहीं होंगे, CDK इट मीन साइक्लिन डिपेंडेंट एंजाइम, जब तक CDK इस काइनेज एंजाइम से साइक्लिन आके बाइंड नहीं होगा तब तक CDK का एक्टिवेशन नहीं होगा। जैसे ही साइक्लिन आके बाइंड करेगा, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेट होंगे, तभी क्या करेंगे, वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी साइक्लिन्स होते हैं वो हर सेल की फेज में क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। साइक्लिन्स कैसे होते हैं, बेसिकली वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं रहते हैं। वेरिएबल इट मीन्स चेंज होते रहते हैं साइक्लिन्स का। CDKs जो रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। CDK होते हैं कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं। साइक्लिन्स कैसे, सपोज S फेज में गए, S फेज का साइक्लिन, हर फेज का साइक्लिन उसमें स्टार्ट, जैसे ही सेल G1 फेज में इंटर करेगी, G1 फेज का साइक्लिन बनेगा, प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जैसे ही G1 से वो बाहर हुई, S फेज में इंटर होने लगी, G1 का साइक्लिन ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। कैसे, वो भी हम पढ़ेंगे मेथड कि साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे डिस्ट्रक्ट या डिग्रेड होते हैं साइक्लिन्स। प्रोटियोलाइसिस मेथड्स देखेंगे, यूबिक्यूटिनाइजेशन देखेंगे कि यूबिक्यूटिन ग्रुप आके उस पर ऐड हो जाता है और उसका पॉलीयूबिक्यूटिनाइजेशन हो जाता है और उसका डिग्रेडेशन हो जाता है प्रोटीन का। ठीक है, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ध्यान रखिएगा, साइक्लिन्स हमेशा वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते हैं। कांस्टेंट कौन होते हैं, CDKs। हर फेज के CDK बने हुए हैं, CDK प्रेजेंट है, बट कैसे, इनएक्टिव फॉर्म में। कैसे प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही साइक्लिन आके बाइंड होगा, सपोज G1 फेज का साइक्लिन है, वो आके बाइंड हुआ तो उसने G1 फेज के CDK को एक्टिव कर दिया। S फेज का साइक्लिन S फेज से CDK से बाइंड हुआ तो उसने S फेज के CDK को एक्टिव कर दिया। तो बस CDKs को किसका इंतजार था, साइक्लिन का, कि साइक्लिन के सिंथेसिस हो, साइक्लिन CDK से बाइंड हो, CDK का एक्टिवेशन हो और वो उस सेल के फंक्शन को परफॉर्म करे। ठीक है, तो ये था बेसिकली। ध्यान रखिएगा, दोनों इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर सकते, ना ही साइक्लिन इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, ना ही CDK इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। दोनों कैसे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। साइक्लिन अकेला भी सिंथेसाइज हो गया और CDKs नहीं है, तो CDKs को ही तो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करनी थी, अकेला CDK भी क्या करेगा। और यदि CDK इंडिविजुअल भी सेल में की फेजेस में प्रेजेंट है, तो जब तक साइक्लिन नहीं आएगा तब तक CDK अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब दोनों एक दूसरे पे क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। दोनों को एक्टिवेशन शो करने के लिए एक दूसरे की हेल्प चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, कौन कांस्टेंट रहेगा, कौन वेरिएबल रहेगा। अब कैसे, हम ऐसा क्यों करें कि साइक्लिन वेरिएबल है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने S फेज में एंटर किया, S फेज में एंटर किया तो साइक्लिन D जो G1 फेज का था उसका लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उसका डिस्ट्रक्शन होता जाएगा। जैसे ही हम M फेज में सेल मूव करके गई, S फेज से चेक पॉइंट के थ्रू G2 फेज में गई, G2 से M फेज में गई, जैसे ही M फेज में सेल एंटर करेगी, S फेज के साइक्लिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, वो भी हम देख लेते हैं, कैसे क्या मेथड होगी, कैसे एक्टिवेशन होगा, कैसे डीएक्टिवेशन होगा, सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। हमने देखा, देखिए ये अलग अलग सेल है आपकी, सेल की फेजेस, ये सेल की अलग अलग फेजेस हम देखते हैं सेल साइकिल की। ये सेल साइकिल के बेसिक फेजेस, G1 फेज, S फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ठीक है, अलग अलग फेजेस हो गई। CDK सबके कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, स्लाइटली वेरिएबल होते हैं बट कैसे होते हैं आपके, CDK का लेवल क्या होता है, कांस्टेंट। CDKs है ये आपके, हर फेज के CDKs का लेवल कैसा होता है, कॉन्स्टेंटली, बस उनका एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होना है। साइक्लिन्स क्या होंगे, G1 फेज में जब सेल एंटर करेगी तो साइक्लिन D आता है, साइक्लिन D CDK 4-6 से बाइंड होता है। जब सेल G1 फेज में एंटर करेगी तो साइक्लिन D का एक्टिवेशन होगा, मतलब ये क्या हुआ, एक्टिवेट हुए धीरे धीरे, साइक्लिन का कहाँ एक्टिवेशन हुआ,
साइक्लिन डी के केस में कहा जाता है कि साइक्लिन डी ओवरऑल मेथोडोलॉजी में धीरे धीरे एक्टिवेट ही रहता है। साइक्लिन डी के केस में क्या कहा जाता है, साइक्लिन डी ओवरऑल मेथड में स्लोली स्लोली एक्टिवेट ही रहता है, धीरे धीरे उसका लेवल क्या होता है, कम होता जाता है। मेन देखेंगे आप G1S ट्रांजिशन फेज, सपोज ये क्या है आपकी G1S ट्रांजिशन फेज, यहां से G1S, ये G1S ट्रांजिशन फेज है आपकी। G1S ट्रांजिशन फेज में यहां से G1 के लेट मिड G1 से स्टार्ट करेगा एक्टिवेट होना, धीरे धीरे एक्टिवेट हुआ, और G1S ट्रांजिशन फेज में उसका साइक्लिन का लेवल इंक्रीज हो गया, और एस फेज के आते आते क्या हुआ, कम होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, ये क्या था आपका G1S ट्रांजिशन फेज, जिसका पीक पॉइंट कहाँ पे था, G1S ट्रांजिशन में, मतलब इस फेज का साइक्लिन यहीं पे एक्टिवेट था। अब G1S ट्रांजिशन फेज के बाद हम देखते हैं एस फेज का साइक्लिन, मतलब सिंथेसिस फेज के साइक्लिन का। सिंथेसिस फेज के साइक्लिन के लिए कहते हैं लेट G1 से स्टार्ट होता है वो एक्टिवेट होना, लेट G1 से उसका लेवल बढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। और अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एस फेज का साइक्लिन, मतलब एससीडी के साइक्लिन की बात कर रहे हैं, एससीडी के साइक्लिन का लेवल मिड एम तक, मिड एम मीन माइटोसिस के मिडिल फेज तक एक्टिवेट रहता है। कहाँ तक, मिड एम तक। एससीडी के साइक्लिन अर्ली माइटोसिस तक एक्टिवेट रहते हैं, अर्ली माइटोसिस के बाद धीरे धीरे उनका लेवल क्या होने लगता है, कम होने लगता है। अर्ली माइटोसिस के बाद क्या होगा, उनका लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। किसकी बात कर रहे हैं, एससीडी के साइक्लिन, जिसका लेवल एस लेवल पे बढ़ेगा यहाँ पर, और धीरे धीरे कहाँ तक उसका एक्टिवेशन रहेगा, अर्ली माइटोसिस तक एससीडी के साइक्लिन। तभी एस की स्ट्रक्चर हमेशा कैसी आती है, ऐसे स्ट्रेट। एससीडी के साइक्लिन ही कौन सा है, एस साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स। एस फेज का एससीडी के साइक्लिन कहाँ तक लगेगा, आपके लेट G1 से उसका स्टार्ट होगा एक्टिवेट होना, लेट G1 से वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होगा, तब उसका धीरे धीरे लेवल एस सिंथेसिस फेज में इंक्रीज रहेगा, और वो कहाँ तक मेंटेन रखता है अपने लेवल को, अर्ली माइटोसिस में आते आते उसका धीरे धीरे लेवल कैसा होने लगता है, कम होने लगता है अर्ली माइटोसिस में। सपोज एम फेज इतनी बड़ी है आपकी, एम फेज यहाँ खत्म हो रही है, अर्ली माइटोसिस तक उसका लेवल कैसा रहता है, इंक्रीज रहता है। इसमें भी ध्यान रखिएगा, आगे हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान, प्रोफेज, मेटाफेज, ये एनाफेज आपकी, और ये टीलोफेज। ठीक है, अब बात करते हैं एमसीडी के साइक्लिन की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एमसीडी के साइक्लिन कहाँ से, लेट G2 से स्टार्ट होंगे इंक्रीज होना, कहाँ से, लेट G2 से वो इंक्रीज होने स्टार्ट होंगे, और बेसिकली मेटाफेज के लेवल तक आते आते उनका लेवल कैसे होने लग जाता है, कम। मेटाफेज तक, ये प्रोफेज मेटाफेज, लेट G2 से स्टार्ट होंगे कौन, एमसीडी के साइक्लिन, एमसीडी के साइक्लिन, एम फेज के सीडी के साइक्लिन की बात कर रहे हैं, जो लेट G2 से स्टार्ट होंगे राइज होना, धीरे धीरे उनका लेवल आते आते प्रोफेज मेटाफेज में इंक्रीज होगा, और मेटाफेज के एंड तक उनका लेवल कैसा हो जाएगा, कम होने लगता है। क्यों, ये तो एमसीडी के साइक्लिन थे, इन्हें तो पूरे एम फेज में एक्टिवेट रहना था, तो फिर इनका लेवल मेटाफेज तक आते ही कम क्यों क्या, क्योंकि अब यहाँ पे आ जाएंगे एपीसी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोसोम्स। ध्यान रखिएगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या साइक्लोसोम्स। एक बार एपीसी आ गए, मतलब मेटाफेज स्टेट तक कौन एक्टिवेट रहेगा, एमसीडी के साइक्लिन। मेटाफेज स्टेट के बाद कौन एक्टिवेट हो जाएंगे, एपीसी। और जैसे ही एपीसी आते हैं, वो एमसीडी के साइक्लिन और एससीडी के साइक्लिन जो भी यहाँ पे एक्टिवेट था, उन दोनों का क्या करा देते हैं, डिस्ट्रक्शन करा देते हैं या डिग्रेडेशन करा देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, G1 फेज का साइक्लिन, साइक्लिन डी कहते हैं, ओवरऑल वो एक्टिवेट रहता है, धीरे धीरे उसका लेवल आके एम फेज तक कम होने लगता है। साइक्लिन डी है ना, मेनली एक्टिवेट कहाँ रहेगा, G1 फेज में। मेनली ध्यान रखिएगा, उसका पीक लेवल आएगा G1 फेज में। G1 फेज के बाद तो धीरे 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 थोड़ा कम होने लगता है, बट एम फेज के आते तक वो कम हो जाता है। बट पीक पॉइंट क्या है उसका, हमेशा ध्यान रखिएगा, G1 फेज किसका, साइक्लिन डी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, साइक्लिन डी, ये साइक्लिन डी की बात है। अब G1S ट्रांजिशन फेज हमने डिफरेंट टाइप के देखे थे। G1 का देखा था साइक्लिन डी और CD के 4 और 6, ठीक है।
G1s ट्रांजिशन फेज की बात करते हैं, साइक्लिन E आएगा और CDK2, साइक्लिन E और CDK2। G1s ट्रांजिशन फेज में लेट G1 से ही आपके क्या होगा, साइक्लिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। और G1s ट्रांजिशन फेज में साइक्लिन E और CDK2 का लेवल बहुत ज़्यादा होगा और धीरे धीरे S फेज के आते आते तक कम होने लगेगा, ठीक है। S फेज में क्योंकि साइक्लिन्स क्या होते जाते हैं, डिग्रेड होते जाते हैं, CDK का क्या होते जाएगा, इनएक्टिवेशन होता जाएगा। S फेज की बात करते हैं, SCDK साइक्लिन की, SCDK साइक्लिन मतलब साइक्लिन A और CDK2। एस फेज के साइक्लिन की बात करते हैं, एस फेज का साइक्लिन लेट G1 से राइज होना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे लेट G1 से राइज होना स्टार्ट किया और उसने क्या कहा, एस फेज में तो पीक लेवल था ही, उसका लेवल G2 तक वही था, G2 तक, इसीलिए G2 का क्या है, SCDK साइक्लिन, G2 तक उसका लेवल वही था। अर्ली माइटोसिस की स्टेज में आके उसका लेवल धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। मतलब अर्ली माइटोसिस स्टेज में भी SCDK साइक्लिन प्रेजेंट थे, अर्ली माइटोसिस में, ठीक है। धीरे धीरे अर्ली माइटोसिस की स्टेज में उसका लेवल क्या होने लगा, कम होने लगा। MCDK साइक्लिन का लेवल, M फेज के CDK साइक्लिन की बात की जाए तो क्या आएंगे, साइक्लिन B और CDK1, साइक्लिन B और CDK1, DEAB हमने पढ़ा था। ये कहाँ पे होंगे, साइक्लिन लेट G2 से आपके राइज होना स्टार्ट होंगे MCDK साइक्लिन, और धीरे धीरे इनका लेवल कहाँ, मेटाफेज स्टेज तक आते आते इनका लेवल, प्रोफेज मेटाफेज, एम फेज के भी मेटाफेज स्टेज में आते आते इनका लेवल कम होने लगेगा। ध्यान रखिएगा, MCDK साइक्लिन मतलब MCDK साइक्लिन कहाँ तक एक्टिवेट रहते हैं, मेटाफेज स्टेज तक। मेटाफेज के बाद कौन एक्टिवेट होने लग जाएंगे, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC रोल प्ले करेगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और साइक्लोसोम्स ये रोल प्ले करेंगे, क्योंकि APC अगर एक बार एक्टिवेट हो गए, हम देखेंगे APC की मैकेनिज्म, APC यदि एक बार एक्टिवेट हो जाते हैं तो APC के एक्टिवेशन के साथ ही MCDK और SCDK की साइक्लिन्स की क्या होने लग जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। M साइक्लिन और S साइक्लिन को क्या कर देंगे, वो डिग्रेड कर देंगे, मतलब M साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स और S साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो एक्टिवेशन नहीं होगा, और जैसे जैसे डिग्रेडेशन हो गया वैसे वैसे वो क्या होंगे, APC का लेवल बढ़ता जाएगा। और ये APC कहाँ तक एक्टिवेट रहेंगे, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स अर्ली G1 तक एक्टिवेट रहेंगे। कहाँ तक एक्टिवेट रहेंगे, अर्ली G1 तक। टीलोफेज हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गई, तब भी APC का लेवल मेंटेन था। अर्ली G1 में जाके इनका क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, ये डिग्रेड होंगे और फिर धीरे धीरे G1 के साइक्लिन का लेवल बढ़ने लगेगा। तो ये था आपका साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स कैसे एक्टिवेट होंगे, कब एक्टिवेट होंगे। CDKs हमेशा कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। साइक्लिन्स कैसे रहते हैं, आपके वेरिएबल रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। जहाँ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि आपको और ईजी वे में उसको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। ये था साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स कैसे एक्टिवेट होंगे, कब डिग्रेड होंगे, ठीक है। साइक्लिन्स क्या होते हैं, CDKs क्या होते हैं, ये हमने देखा। CDK का एक्टिवेशन कैसे होगा अब हम देखते हैं। हमने हर फेज के साइक्लिन और CDK को डिस्कस किया, ठीक है। कौन कौन से CDK और साइक्लिन्स होते हैं देख लेते हैं। साइक्लिन्स DEAB हर फेज का, ठीक है। CDK 4 6 2 2 1, ठीक है, इजी वे में। अब कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं, ठीक है। एम फेज के जनरली CDK के बारे में क्या जाता है, CDK क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। वो एंजाइम जिसकी एक्टिव साइट, जिस पे ATP बाइंडिंग साइट्स, CDKs की स्टेप 1 में बेसिकली हम देखेंगे जो CDKs होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, उनके पास क्या होती है, ATP बाइंडिंग साइट्स भी होती है और उनकी एक एक्टिव साइट्स होती है। एंजाइम है मतलब उसकी एक्टिव साइट्स होगी, ठीक है। बट उस एंजाइम की एक्टिव साइट पे, उस एंजाइम की एक्टिव साइट पे बेसिकली किससे क्लोज्ड होती है, उस एंजाइम की एक्टिव साइट T लूप से। ये एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट एक्सपोज नहीं होती है, उसकी एंजाइम की एक्टिव साइट्स पे कौन प्रेजेंट होते हैं, T लूप्स। ये ATP बाइंडिंग साइट्स हो गए, ये क्या आपके CDKs। कहा जाता है कि CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम की एक्टिव साइट पे एक स्लैब प्रोटीन से कवर होती है, एक लार्ज प्रोटीन कवर होती है, जो इसे क्या कहा जाता है, T लूप्स। क्या कहा जाता है, T लूप, T लूप्स। अब होता क्या है, जिस तरह हम देखते हैं किसी भी केव के बाहर कोई स्टोन रख दिया जाता है, हेवी स्टोन,
केव के बाहर उसको कवर करने के लिए क्या रख देते हैं, स्टोन को कवर कर देते हैं। जब उस स्टोन को हटाते हैं तो केव का आपको जो भी उसका पाथ है वो हमें पता पड़ जाता है कि हाँ यहाँ से एंट्री है। इजीली क्या हो जाता है, उसका गेट एक्सपोज हो जाता है। सेम ऐसे ही साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम की एक्टिव साइट, ये क्या थी, उसकी एक्टिव साइट थी आपकी, ये उसकी एक्टिव साइट थी। इस एक्टिव साइट पे एक स्लैब प्रोटीन आके कवर कर लेती है। उस स्लैब प्रोटीन को क्या कहा जाता है, टी लूप्स। वो स्लैब प्रोटीन क्या कहलाती है आपकी, बेसिकली टी लूप्स। एक टाइप की प्रोटीन होती है ये, और यहाँ पर कब, इनएक्टिव स्टेज में, जब साइक्लिन से बाइंड नहीं हुए, नॉर्मल कंडीशन में। अब इस कंडीशन में ये कैसी होगी, इनएक्टिव, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट्स क्या है, एक्सपोज नहीं है, तो ये कैसी है, इनएक्टिव है। ठीक है, जैसे ही साइक्लिन्स आएंगे, जैसे ही क्या है आपके बेसिकली साइक्लिन्स आए, जैसे ही साइक्लिन्स आएंगे, साइक्लिन आके इससे बाइंड होंगे, अभी बाइंड नहीं हुए ये साइक्लिन्स आपके। जैसे ही साइक्लिन्स आएंगे, साइक्लिन्स आके बाइंड होंगे, इसकी टी लूप्स क्या होंगे, मूव्ड आउट, बाहर की ओर आ जाएंगे, आउटसाइड मूव कर जाएंगे। टी लूप्स बाहर की ओर मूव कर जाएंगे जैसे ही साइक्लिन्स आए। मतलब साइक्लिन्स ने क्या किया, टी लूप को बाहर एक्सपोज कराया। ये टी लूप्स आ गए। ठीक है, ये इसकी एटीपी बाइंडिंग साइट। साइक्लिन्स ने जैसे ही इसको मूव कराया, साइक्लिन्स ने आके जैसे टी लूप का एक्सपोजर हुआ, इसकी एक्टिव साइट से कौन आके बाइंड हो गए, साइक्लिन आके बाइंड हो गए। कौन बाइंड हो गया, साइक्लिन। जैसे ही क्या होगा, साइक्लिन आएंगे, ये पार्शियल इनएक्टिवेशन है। पार्शियल इनएक्टिवेशन कैसा हुआ, जब साइक्लिन आए, साइक्लिन जैसे ही आए, उसकी जो एक्टिव साइट पे टी लूप्स प्रोटीन प्रेजेंट थी वो आउटसाइड मूव कर गई। उसने एक्टिव साइट जैसे आउटसाइड मूव करेगी, उससे कौन बाइंड हो जाएगा, साइक्लिन बाइंड हो जाएंगे। और साइक्लिन बाइंड होते ही इसका क्या होगा, पार्शियल एक्टिवेशन। पार्शियल एक्टिवेशन, अभी कंप्लीट एक्टिवेशन नहीं हुआ है, पार्शियल एक्टिवेशन हुआ है। साइक्लिन सीडीके बन गया है, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब इसका होगा फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन भी ऑटो फॉस्फोराइलेटेड नहीं हो सकती, जबकि ये क्या है, काइनेज एंजाइम है। काइनेज एंजाइम में मतलब फॉस्फोरिल ग्रुप को डोनेट कर सकता है, फॉस्फोराइलेशन करा सकता है, लेकिन ये खुद फॉस्फोराइलेटेड नहीं हो सकते। इसके लिए बेसिकली एक प्रोटीन एक एंजाइम आएगा जो इसका फॉस्फोराइलेशन कराएगा। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि टी लूप्स क्या होते हैं। टी लूप्स सीडीकेस की एक्टिव साइट को प्रेजेंट होते हैं, जो उसे ब्लॉक करके रखते हैं उसकी एक्टिव साइट को, जब तक साइक्लिन ना आए। जैसे ही साइक्लिन आते हैं, टी लूप्स आउटसाइड मूव कर जाते हैं और उसको बाइंड कर लेते हैं। जैसे ही बाइंडिंग होगी, पार्शियल एक्टिवेशन होगा। ऐसे ही पार्शियल एक्टिवेशन के साथ अब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे एंजाइम्स। ठीक है, तो ये समझ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टी लूप्स क्या होते हैं। अब कैसे सीडीके एक्टिवेट होंगे वो देखते हैं। पार्शियल एक्टिवेशन तो हमने देख लिया कि हाँ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये था आपका साइक्लिन। ठीक है, ये साइक्लिन से आपका बाइंड हो गया सीडीकेस। ये सीडीके बाइंड हो गया आपका, सॉरी ये साइक्लिन है आपका, और ये क्या था आपका, सीडीके। ठीक है, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बन गया, बट अभी एक्टिवेशन नहीं हुआ है। एक्टिवेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप में एक एंजाइम आएंगे आपके, जो इसको एक्टिवेट करेंगे, उसको कहा जाएगा सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज। क्या का फुल फॉर्म क्या होगा, सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज। सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज, सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज के का है। ये क्या करेगा, बेसिकली जो सीडीके होगा उसके थ्रियोनिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करेगा। किस थ्रियोनिन रेसिड्यू को, नंबर भी ध्यान रखिएगा, 161। जो थ्रियोनिन रेसिड्यू है उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो साइक्लिन जुड़े हुए हैं, जो कैग आया आपके पास, कैग सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम, ये इसके थ्रियोनिन रेसिड्यू का, थ्रियोनिन रेसिड्यू जिसकी लोकेशन क्या है 161 लोकेशन पे, उसका फॉस्फोराइलेशन करा देगा। जैसे ही थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये कैसे हो जाएंगे, जो पार्शियल एक्टिव सीडीके थे। पार्शियल एक्टिव क्यों, क्योंकि इसके टी लूप से ये बाइंड हुए थे। जैसे ही क्या आया, फॉस्फोराइलेशन कराया, इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए। अब ये क्या हो गया, कंप्लीट एक्टिवेशन।
मतलब CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स क्या हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं, एक्टिवेशन हो चुका है। कब, उसके किस रेसिड्यू के, थ्रियोनिन 161 अमीनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन करा दिया। फॉस्फोराइल ग्रुप का डोनर कौन होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये एक्टिवेट तो हो गए हैं, ठीक है, हो गया अब आपका एक्टिवेशन। नेक्स्ट स्टेप में एक बात और ध्यान रखिए, एक्टिवेटेड कैक को यदि V1 काइनेज एंजाइम आ जाता है, कौन आ जाता है, V1 काइनेज एंजाइम। अभी तो कैक आया है आपके पास, जो उसने क्या करा, फॉस्फोराइलेशन करा दिया। यदि V1 काइनेज एंजाइम आ जाता है, इसी के आगे देख लेते हैं, एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। V1 काइनेज एंजाइम, V1 काइनेज एंजाइम, V1 काइनेज एंजाइम एक टाइप का इनहिबिटरी एंजाइम है। V1 काइनेज कैसा है, इनहिबिटरी एंजाइम। V1 काइनेज इनहिबिटरी एंजाइम, मतलब ये जिस अमीनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन कराएगा उससे क्या हो जाएगा, इनएक्टिव कंडीशन में चेंज हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगी, उसकी एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देगा। V1 काइनेज एंजाइम करता है फॉस्फोराइलेशन थ्रियोनिन और टायरोसिन रेसिड्यू का। किस किस रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन करेगा, टायरोसिन और थ्रियोनिन रेसिड्यू का। थ्रियोनिन की पोजीशन 14 और टायरोसिन की पोजीशन 15 अमीनो एसिड जो 15 पोजीशन पे टायरोसिन रेसिड्यू है और 14 पोजीशन पे जो थ्रियोनिन रेसिड्यू है, उन दोनों का क्या करा देगा, फॉस्फोराइलेशन। कौन, V1 काइनेज। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये आपका थ्रियोनिन 161 जिसका फॉस्फोराइलेशन हो चुका था, एक्टिवेशन हो चुका था। अब क्या होगा, V1 काइनेज ने टायरोसिन रेसिड्यू जो 15 पोजीशन पे था और थ्रियोनिन रेसिड्यू जिसकी पोजीशन क्या थी, 14, उन दोनों का क्या करा दिया, फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही इन दोनों अमीनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ये एक्टिव CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, जो एक्टिव CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स था, वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में। क्यों, क्योंकि V1 काइनेज ने इनहिबिटरी एंजाइम का क्या करा, इनहिबिटरी प्रोटीन्स का क्या करा दिया, फॉस्फोराइलेशन करा दिया है। टायरोसिन और थ्रियोनिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन करा दिया है। जैसे ही टायरोसिन और थ्रियोनिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन होगा, अब क्या ये इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, नहीं, एक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर एंजाइम आएगा, CDC25। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CDC25। CDC25 जो है बेसिकली एंजाइम, ये क्या करेगा, ये डीफॉस्फोराइलेशन कराएगा। फॉस्फेटेज एंजाइम है CDC25, कैसा है, फॉस्फेटेज एंजाइम है। जो V1 काइनेज ने फॉस्फोराइलेशन किया है 15 और 14 पोजीशन पे, उनका डीफॉस्फोराइलेशन करा देगा और वापस उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है पाथवे कैसे चल रहा है, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है। टी लूप्स, जैसे ही साइक्लिन आया, टी लूप्स बाहर एक्सपोज हो जाएंगे, एक्टिव साइट को फ्री करेंगे। टी लूप्स के बाहर एक्सपोज होते ही साइक्लिन, जैसे एक्टिव साइट फ्री हुई, साइक्लिन आके वहां बाइंड हो गए। पहले साइक्लिन क्यों नहीं बाइंड हो पा रहा था, क्योंकि टी लूप्स ने एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रखा था। ठीक है, जैसे ही साइक्लिन आया, टी लूप बाहर के साइड एक्सपोज हुए, बाहर के साइड एक्सपोज होंगे, साइक्लिन वहां पे जाके बाइंड कर जाएंगे, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अभी पार्शियल एक्टिवेशन हुआ है कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स का कैसा हुआ है, पार्शियल एक्टिवेशन हुआ था। कंप्लीट एक्टिवेशन कब हो जाएगा, जब कैक एंजाइम आएगा, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। CDK एक्टिवेटिंग काइनेज क्या करेगा, 161 अमीनो एसिड थ्रियोनिन का फॉस्फोराइलेशन करा देगा, जो CDK में प्रेजेंट है। जैसे ही CDK के इस अमीनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन हो गया, ये क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए एक्टिव फॉर्म में। कंप्लीट एक्टिवेशन क्या हो चुका है, कंप्लीट एक्टिवेट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, V1 काइनेज एंजाइम, एक इनहिबिटरी एंजाइम आता है V1 काइनेज, जो क्या करेगा, इस एक्टिवेटेड फॉर्म को, जब भी V1 काइनेज आया है, वो टायरोसिन और थ्रियोनिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन करेगा। एक इनहिबिटरी एंजाइम है, जो उनका फॉस्फोराइलेशन कराते ही इसकी एक्टिविटी कैसे हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, मतलब वापस एक किस में कन्वर्ट हो गया, इनएक्टिव फॉर्म में। अब इस इनएक्टिव फॉर्म को वापस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इस फॉस्फोराइलेशन का हमें डीफॉस्फोराइलेशन कराना होगा।
कैसे डीफॉस्फोराइलेशन कराएंगे, कौन एंजाइम करेगा? डेफिनेटली हमको डीफॉस्फोराइलेशन कराना है, एक फॉस्फेटेज एंजाइम की जरूरत है। वो फॉस्फेटेज एंजाइम कौन सा होगा? CDC25। CDC25 आए, उसने क्या किया, V1 काइनेज ने जिसका फॉस्फोराइलेशन कराया था उसको रिमूव कर दिया, डीफॉस्फोराइलेट कर दिया और वापस उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्टिव फॉर्म में। तो कैसे एक्टिव हुआ, वापस इनएक्टिव हुआ, इनएक्टिव से वापस एक्टिव। तीनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैक, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, तीनों एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैक, CDK एक्टिवेटिंग काइनेज, V1 काइनेज और CDC25। आज के हमने 3 एंजाइम पढ़े, तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन फॉस्फोराइलेशन कराएगा, कौन इनहिबिटरी एंजाइम होगा, कौन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी शो करेगा, तीनों एंजाइम के अलग अलग रोल है। तो ये था आपका साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट कब होते हैं, कैसे एक्टिवेट होते हैं, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ये सब हमने डिटेल में स्टडी किया। एक बात और ध्यान रखिएगा, CDK तभी एक्टिव होंगे जब साइक्लिन्स आएंगे। क्यों? क्योंकि साइक्लिन स्पेसिफिक होते हैं, CDK क्या होते हैं, इतने हाईली स्पेसिफिक नहीं होते हैं। साइक्लिन्स क्या हैं? बहुत हाईली स्पेसिफिक है। डी फेज का साइक्लिन यदि डी में बना है तो उसी में डिग्रेड कराओ, आगे की फेज में वो साइक्लिन इंटर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि S फेज का साइक्लिन M फेज में भी वर्क कर लेगा, G1 फेज में भी वर्क कर लेगा, G2 फेज में भी वर्क कर लेगा। जो डिफाइंड है, जिसकी स्पेसिफिसिटी है, वो उसी फेज में वर्क करेगा। कैसे एक्टिव होता है, कैसे इनएक्टिव होता है, कैसे इनहिबिटरी एंजाइम रोल प्ले करती है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जहां पर भी आपको डाउट हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस सिचुएशन पे या इस पॉइंट पे हमें डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके वो डाउट रिजॉल्व हो सके। ये था आपका सेल साइकिल रेगुलेशन। आने वाले अपकमिंग वीडियोस होंगे आपके एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के डिटेल पार्ट पे। SCF क्या होते हैं, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।